शक्ति, पितृ शक्ति और तमाम इस कार्यक्रम में आए दूर दराज से तमाम युवा शक्तियों को सेवा जोहार। और इस एड़ी ग्राम के समस्त बहन शक्ति, हमारे जो महान पुरखा जिनकी खेतीबाड़ी, जिन्होंने हमें सौंप कर आज इस समय जिनकी खेतीबाड़ी जोतते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ा रहे, ऐसे महान पुरखा शक्तियों को ये देव रावण वलावी सेवा जोहार बारंबार करता है। और यहाँ की मंचासीन तमाम कमेटीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए दिन और रात मेहनत किया, उस आयोजक कमेटी को भी दिल से सेवा 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 जोहार। और मेरे साथ आए भाई शंभू दुर्वे जी, अविनाश भाई और महेंद्र परते जी और तमाम युवा शक्तियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सामने तमाम पुरखा शक्तियों को, और जो बुजुर्गों को मुख्य अतिथि के रूप में आए उन सभी को सेवा जोहार। आज एड़ी ग्राम के इस जिला बैतूल के इस पावन धरा में मैं देव रावण वलावी रहने वाला छिंदवाड़ा जिला का हूँ, और आज आपके गांव में मुझे आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आप सभी लोगों को इसके लिए आप सभी लोगों के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा, और मुझे आपने आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को पता है कि हम सब यहाँ पर आदिवासी जन चेतना कार्यक्रम में आए हैं। जन चेतना शब्द से ही तात्पर्य है कि हम सभी अपने समाज के लिए कुछ तर्क वितर्क और कुछ जानने समझने और सोचने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं इस मंच के माध्यम से तमाम हमारे समक्ष बैठे मातृशक्ति, युवा शक्ति और पुरखाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि आज आदिवासी समाज का नाम और आदिवासी समाज के नन्हे मुन्ने इन बच्चों का डाक पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा है। उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जोरदार ताली हो जाए। आपने देखा पूरे टीवी सीरियलों में, यहाँ तक कि कई न्यूज़ों में, यूट्यूब में, हर जगह हम हमारी संस्कृति को बहुत तेजी से देखने के लिए मिल रहा है। कई सालों से लोग कहते थे कि ये आदिवासी, ये गोंड समाज के लोग, ये कोरकू समाज के लोग गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इनको कुछ नहीं आता। आज उस आदिवासी समाज ने बता दिया है कि यहाँ के गोंड और कोरकू का नाम भी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और आज उस एकता के संदेश देते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी है, और आज इस राज्य का राज्यपाल भी आदिवासी है। और बड़े खुशी की बात है कि इस सांसद क्षेत्र का सांसद भी शायद आदिवासी है। सोच के देखिए, आदिवासी राज कर रहा है। एक समय पहले इन आदिवासियों की क्या स्थिति थी और आज उस स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन इसी के साथ बड़े दुख के साथ आपको मैं ये बात भी समझाना चाहता हूँ, आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद भी क्या लगता है हम आदिवासियों की स्थिति आज सुधर चुकी है? नहीं सुधरी है। भीमपुर में हमारे तमाम युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमने आंदोलन करे, हमारे आदिवासी महिला के ऊपर एक ने हाथ उठाया, हमने उसको ऐसा सबक सिखाया कि पूरा भीमपुर और पूरा बैतूल के अंदर जलजला और तहलका मचा के रख दिया था। हम में वो पावर है। अभी खंडवा से मेरा एक साथी आया है, उसने बताया कि भैया हमारे भाई को एक ने ये लाठी डंडों से इतने बुरी तरीके से मार के उसकी हत्या कर दी। तो मैंने बोला उसका जवाब आपने कैसे दिया? उन्होंने कहा कि जिसने हत्या करी थी हमारे भाई को ले जाकर वहीं पर हमने जो है उसी के आंगन में जलाया और उनको बताया कि आदिवासियों के ऊपर हाथ उठाओगे तो तुमको भी हम यही सजा देने का काम करेंगे। हिम्मत है हम पे, हमारे लोगों पे, हमारे आदिवासी भाइयों पे, हमारी बहनों पे कोई अगर हाथ उठाने का और हमारी जमीन छीनने की अगर कोशिश करेगा हम उनको बख्शेंगे नहीं। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, इस राज्य का राज्यपाल आदिवासी है, इस क्षेत्र का सांसद आदिवासी है, उसके बाद भी क्या ये घटना थमने का नाम ले रही है? नहीं थम रही है। क्यों? ये बहुत बड़ी बात मैं आज आपको बोल रहा हूँ। आदिवासी राष्ट्रपति होना जरूरी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की राष्ट्रपति होना जरूरी है। समझ रहे इस बात को? आज आदिवासी राष्ट्रपति बैठे लेकिन उसको आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा आदिवासी अगर किसी को पहुंचा कर अगर राष्ट्रपति बनाता, आदिवासियों की अगर राष्ट्रपति बनती, तो आपको आज यहाँ पर शांत बैठकर बिजली की समस्या, जमीन की समस्या और आपके खेतीबाड़ी छीनने की समस्या, ये सभी समस्या का समाधान यूं चुटकी में हो जाता। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हमारा ये आदिवासी गौंड समाज, आज हमारा आदिवासी कोरकू समाज थाने के चक्कर लगा रहा है। आज हमारा कोरकू और गौंड समाज को हम देखें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। मर गए जमीन जिनके नाम पे थी, लेकिन उनका केस आज भी खत्म नहीं हुआ। वो केस मरने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमें
आदिवासी राज्यपाल नहीं, आदिवासियों का राज्यपाल चाहिए। हमें आदिवासी विधायक नहीं, आदिवासियों का विधायक चाहिए। हमें आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं, आदिवासियों का मुख्यमंत्री चाहिए। और हाँ, हमें आदिवासी राष्ट्रपति नहीं, आदिवासियों की राष्ट्रपति चाहिए। तब जाके समाज तरक्की और उन्नति करेगा। आज क्या हो रहा है? आज आपको ऊपर से लॉलीपॉप दिखाकर, रसगुल्ला दिखाकर आपके थाली से अनाज छीनने का काम हो रहा है। कैसे कैसे छीनने का काम हो रहा है आपको पता है? बड़े गर्व के साथ आदिवासी अगर कहीं रोड में निकलता है तो कहता है कि मैं आदिवासी इस देश का मालिक हूं। गर्व से कहता है कि मैं देश का मालिक हूं, रियल ऑनर ऑफ इंडिया, इंडिजिनस पीपल। हम इस देश का मालिक कहते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे मालिक होने का स्टेटस, हमारे मालिक होने का जो सिंबल है, उसको छीनने की नाकाम कोशिश हो रही है। इस देश की सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर आदिवासी नहीं रहता, यहाँ पर जनजाति रहता है। समझ रहे हो आप बात को? जनजाति, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा और राजस्थान में ब्राह्मण समाज के लोग को भी जनजाति सूची में डाल दिया गया है। कहने का मतलब है आपको और एक पंडित को एक बराबर रखने की कोशिश होती है। अरे कहाँ वो और कहाँ हम? आज जातिगत शिकार कौन हो रहा है? जातिगत रूप से भेदभाव किसके साथ हो रहा है? कभी आपने देखा कोई जैन के साथ जातिगत भेदभाव हुआ हो? कभी आपने देखा है कोई पंडित जी के साथ जातिगत भेदभाव हो? कभी आपने देखा है कोई सिख धर्म का व्यक्ति के साथ जातिवाद हुआ? नहीं हुआ। ये आदिवासी शोषण का, अत्याचार का शिकार हो रहा है। और आज के समय हमारा जो मूल सिंबल था, इस देश का मालिक आदिवासी है। और आज कई षड्यंत्रकारी लोग आकर कहते हैं कि तुम जनजाति हो, तुम वनवासी हो। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि समय रहते, वक्त रहते आदिवासी शब्द को स्वीकार करना सीख जाओ, नहीं तो सत्ता भी पलटेंगे और तुमको भी इस देश से भगाने का काम भी आदिवासी व्यक्ति करेगा। कभी आपने नहीं देखा होगा, कभी कोई मुसलमान को, कभी कोई ईसाई को, कभी कोई बौद्धिस्ट को, कभी कोई हिंदू को आपने नहीं देखा होगा वो बोल रहा है कि मैं इस देश का मालिक हूं। वो नहीं बोल सकता, क्योंकि कभी देखा आपने, कभी मंचों से चिल्लाकर वो ये नहीं बोल सकता। कभी मुसलमान, कभी कोई सिख ये नहीं बोल सकता कि मैं इस देश का मालिक हूं। लेकिन हम गर्व से अपने आदिवासी मंचों में हम चिल्ला के बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। और इस देश के मालिक जब हम बोलते हैं तो उनके पेट में खुजली होने लगती है, तो उनको बड़ी तकलीफ होने लगती है। उनको लगता है कि जो आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ के मालिक हैं, उनको बड़ा दुख होता है। तो साथियों, आपका स्टेटस, आपकी पहचान और आपकी बखत को खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र लेकर आया है, उसका मुंह तोड़ जवाब आप अपने गांवों के माध्यम से देने का काम करिए। अगली चीज बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि इन आदिवासियों को हम आगे बढ़ाएंगे, ये आदिवासी बहुत आगे तक जाएंगे। अभी बाजू में खेल चल रहा है, कबड्डी खेल चल रहा है ना, कबड्डी खेल चल रहा है। आपको जानो, आप हरियाणा में कोई हरियाणा का व्यक्ति, हरियाणा एक राज्य है, 3 बार कोई इंटरनेशनल खेल के आता है तो सरकार की पॉलिसी, सरकार की योजना के हिसाब से उसको सरकारी नौकरी लग जाती है। कभी आपने देखा कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति को नौकरी लग गई हो? जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा और आज तक उसकी नौकरी लग जा रही है। हमारा लड़का तो 5वीं पढ़ा है, अगर आज वो पेपर देगा तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में कोई वहां का व्यक्ति 3 से 5 बार अगर इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलता है तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है, सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ की सरकार ने हमारे लिए कोई योजना लाई क्या? मैं ये मांग करता हूँ, हमारे ये व्यक्ति जो कबड्डी खेल रहा है, इनके लिए एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आए और कहे कि कोई भी आदिवासी अरे 5 बार राष्ट्रीय और 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खेलेगा तो उसकी सरकारी नौकरी यूं लगेगी, भले ही वो गरीब परिवार से हो, भले ही वो अनपढ़ हो, उसको भी नौकरी दे। ऐसी पॉलिसी, ऐसी योजना अगर बनाए तब जाके हम पे गर्व होगा। अब आप देखिए एक आदिवासी कितना मजबूत होता है। मेरे को नहीं लगता आदिवासियों से तेज कोई दौड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि आदिवासियों से बड़ा कोई पहलवान हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इन आदिवासियों जैसा मेहनती कोई दूसरा हो सकता है, क्योंकि ये वो कौम है, ये कौम हमारे महान पुरखा रेंगा कोरकू की है, ये कौम हमारे महान पुरखा संग्राम साहब मंडावी की है। हमारे अंदर संग्राम साहब मंडावी, शंकर साहब मंडावी और रेंगा कोरकू का खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। ये कौम झुकने वाली कौम नहीं है।
आप तमाम आदिवासी भाइयों को बताना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, आप गरीब परिवार से हैं, उसके बाद भी आपके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर झंडा गाड़ के आ सकते हैं, करोड़ों रुपए इनाम जीत के आ सकते हैं। लेकिन कब? जब ये मध्य प्रदेश सरकार आपके बच्चों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आए कि भाई 2 इंटरनेशनल, 2 अंतर्राष्ट्रीय खेले आपका बच्चा, चाहे कबड्डी खेले, चाहे आप सोच के देखिए, कबड्डी को सबसे मजबूत हमारा बच्चा निकलता है, उसका हाथ पैर भी अगर वो हो जाए ना, वो क्या करता है, मट्टी उठाया, भूखा, चलो हो गए तैयार। इतने मजबूत है कि ये धरती माता इस मिट्टी को जब हम अपने जख्म पे लगाते हैं तो 2 गुना शक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा मजबूत है हमारा आदिवासी समाज। लेकिन इस समाज को नीचे गिराने के लिए ये समाज के जो बच्चे हैं आगे ना बढ़ जाए, क्रिकेट में कोई कोरकू, गोंड और आदिवासी ना आ जाए, पहलवानी में कोई कोरकू, गोंड, आदिवासी ना आ जाए, तीरंदाजी में कोई कोरकू, गोंड, कोई भी आदिवासी आगे ना आ जाए, या भाला फेंकाई में कोई कोरकू या कोई गोंड आगे ना आ जाए। इसलिए इन लोगों ने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। हमें मांग करनी है, अगर हमारे क्षेत्र में आके कोई बोलता है कि तुम्हारा हम आगे बढ़ाना चाहते तो उनको बोलिए पहले खेल के लिए ये कानून बना के लेके आओ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है अगर ये कानून बन गया तो ये बैतूल से भी कई इंटरनेशनल और नेशनल खेल के हमारे आदिवासी भाई आएंगे और करोड़ों अरबों की गाड़ी लेके यहाँ से घूमेंगे। तब लगेगा कि देश का मालिक सड़कों में घूम रहा है, तब लगेगा कि देश का मालिक सड़कों में घूम रहा है। आज देश का मालिक खेत में बक्का रख रहा है, आज देश की मालकिन दूसरे के हम मजदूरी कर रही है, आज देश का मूल मालिक बच्चा बकरी और ढोर बच्चा चराने में मजबूर हो गया है। आज हमारे देश के आदिवासी सरकारी अधिकारी दुपट्टे कुर्सी के पीछे डर के बैठने के लिए मजबूर हो गया है। अरे मूल मालिकों की स्थिति किसी देश में ऐसी नहीं थी जैसे इस देश में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास में बांग्लादेश है, हमारे पास में पाकिस्तान है, हमारे पास में नेपाल है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में आदिवासियों को आदिवासी कहा जाता है, ना कि मुसलमान, ना कि हिंदू, ना कि ईसाई। लेकिन ये भारत देश जिस देश से ही बन के पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश बने, उन लोगों ने आदिवासियों का मान और सम्मान रखा। लेकिन इस देश में आज भी आदिवासियों को आदिवासी कहने पर लोगों की फटती है और वनवासी और जनजाति कह रही है लोग। आपको मैं बताना चाहता हूं, खेलों के लिए हमें पॉलिसी चाहिए क्या? हमारा गरीब का बच्चा भी करोड़ों की कार से घूमे, हमारा गरीब का बच्चा भी टीवी में आए, इसलिए खेल में पॉलिसी है। दूसरी चीज है पढ़ाई में, देखो अब आप पढ़ाई में देखिए, कलेक्टर का बच्चा आईसीएसई पैटर्न में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा सीबीएसई पैटर्न में पढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई मतलब करोड़पति का बच्चा वहां बड़े स्कूल में पढ़ेगा और आदिवासी और गरीब का बच्चा यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अरे मैं ये बोलना चाहता हूं कि सामान्य नागरिक संहिता नाम से जो बिल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, सिविल यूनिफॉर्म कोड के नाम से जो बिल, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आदिवासी बच्चों को समान शिक्षा दे दो। आदिवासी बच्चा भी कलेक्टर के बच्चे के साथ जिस दिन बैठ के पढ़ने लगा, उस दिन इस देश का आदिवासी अपने आप को मूल मालिक समझेगा। अभी तुम हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो। हमें समान शिक्षा नीति चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी का बच्चा विदेश में पढ़ के आ रहा है, कमलनाथ जी का बच्चा भी विदेश में पढ़ा है और आदिवासी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। हाँ, मतलब तुम ही राज करो, हम कब करेंगे? अरे ये आदिवासी राज करने के लिए पैदा हुआ है, गुलामी करने के लिए नहीं। इसलिए हमारा हर आदिवासी को एक मौका मिलना चाहिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के बच्चे के साथ जिस दिन ये आदिवासी बच्चा बैठ के पढ़ने लगा, जिस दिन समान शिक्षा नीति लागू कर दोगे, उस दिन मैं गारंटी कह रहा हूं इस कुर्सी में 1, 2, 3 नहीं, पूरे 100 कलेक्टर बैठ के ऐसे कार्यक्रम करवाने का काम करेंगे और वो हमारा आदिवासी समाज का होगा। बताना चाहता हूं, इन आदिवासियों की पहचान खत्म करने के लिए बड़े बड़े कानून लेके आ रहे हैं। क्या पहचान भैया तुम्हारी? पहचान यह है कि हमारा कोरकू भाई, गौंड भाई के गांव में जो उनके पुरखा होते हैं। अब सोचना, जो भी हमारे कोरकू और गौंड समाज के लोग, उनको बताना चाहता हूं, आपके गांव में मुठुआ बाबा या चंडीदाई या जो भी आपके पुरखा होते हैं, उनके सामने कोई व्यक्ति सर नहीं झुकाता।
झुकाता कोई सर, ऐसा पैर पड़ता जाके? कभी आपने देखा? आपके गांव में कोई एक देवता का नाम बताइए जो कॉमन है। महसासुर, मुठवा बाबा, मुठवा बाबा ना। अब मुझे बताइए, तमाम आदिवासी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी मुठवा बाबा के सामने कभी कोई क्रिश्चियन व्यक्ति ने सर झुकाया है? नहीं झुकाया। क्या मुठवा बाबा के सामने कभी कोई मुसलमान ने सर झुकाया है? क्या मुठवा बाबा के सामने कभी कोई ब्राह्मण पंडित ने सर झुकाया है? मतलब आपका बाप, आपका पुरखा, आपके देवधामी के सामने ना मुसलमान, ना ब्राह्मण, ना क्रिश्चियन कोई सर नहीं झुकाता, सिर्फ आप सर झुकाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी सांस्कृतिक पहचान है, वो आपकी संस्कृति की पहचान है। और उस पहचान को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है? नए नए प्रकार के कानून लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि जब तक आदिवासी अपने बाप दादाओं के सामने सर झुकाएगा, जब तक आदिवासी अपनी संस्कृति का पालन करेगा, तब तक आदिवासी इस देश का मालिक रहेगा। और जिस दिन आदिवासी ईसाई बन जाएगा, जिस दिन आदिवासी मुसलमान बन जाएगा, जिस दिन आदिवासी हिंदू बन जाएगा, तो उस दिन आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि आप इस देश के मालिक हो। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगली चीज है, हाँ ठीक है, अगली चीज है, मातृशक्तियों को बताना चाहता हूं। हमारे समाज में पूरा नेतृत्व कौन करती? महिला करती है। हमारे समाज में पूरा नेतृत्व मुखिया महिला होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई कार्यक्रम हो, जब भी कोई आंदोलन हो, या जब भी समाज की बात आए, हमारे समाज के पुरुष आए या ना आए, लेकिन महिला अगर जिस दिन भारी संख्या में आना शुरू हो गई, तो मैं आपको बताता हूं, आदिवासी राज्य लाने में कोई कसर नहीं छूटेगी। इस देश में भी आदिवासी राज करेगा। लेकिन इस देश की महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज की महिलाओं ने कई बड़े इतिहास रची है। अरे कई अंग्रेजों को, कई मुगलों को, कई आर्यों का आक्रमण को सहन करके उनको पैर के बल मार के धूल चटाने का काम करी है। उस कौम की है आप महिलाएं। इसलिए आपसे निवेदन है, आग्रह करता हूं तमाम युवा शक्तियों से, यहाँ के गौंड और कोरकू समाज के तमाम मुखिया गणों से, कि आपके अस्तित्व के साथ, आपकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के साथ लोग आपको लड़ाकर खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दिखा दीजिए वो एकता। जिस दिन यहाँ का गौंड और कोरकू एक हो गया, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ का पेट्रोल पंप, यहाँ की बस और यहाँ के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे तो सिर्फ गौंड और कोरकू के होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जगह पे दूसरे लोग राज कर रहे हैं। इस बैतूल जिला की धरती पर जब मैं जमीन का रिकॉर्ड पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं विधि का छात्र हूँ, एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ छिंदवाड़ा पे। जब मैं रिकॉर्ड निकालता हूँ कि बैतूल की जमीन किसकी है, तो उसमें निकल के आता है ये कोई ना कोई गौंड और कोरकू की है। लेकिन राज कौन व्यक्ति कर रहा है, कब्जा किसका है, उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग किसकी बनी है, उसके ऊपर बड़ा कॉम्प्लेक्स किसका बना है, तो मुझे कोई गैर व्यक्ति का दिखाई देता। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि गौंड और कोरकू के लोग इतने अमीर, जिनके पास 100-100 एकड़ जमीन है, उसके बाद भी गरीबी स्थिति में ये जूझ रहे हैं। जाग जाओ मेरे युवाओं, जाग जाओ मेरे सियाने पुरखाओं, क्योंकि आप एक बार जाग गए तो आपके दुश्मन सोचो भाग गए। ज्यादा लंबा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लास्ट में इतनी बोलना चाहूंगा, जय जोहार का नारा है। जोर से बोलेंगे युवा, पीछे करे जो, जय जोहार का नारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। मैं बोलूंगा, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। मैं बोलूंगा, सरकार देश की चालक है, आपको बोलना है आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है। मैं बोलूंगा, जो जमीन सरकारी है, आपको बोलना है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैं बोलूंगा, जो आदिवासियों की बात करेगा, आप
आपको बोलना वही देश में राज करेगा, क्योंकि इस देश का मालिक आदिवासी है। जो आदिवासियों की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो आदिवासियों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, अंतिम लाइन में एक महत्वपूर्ण संदेश आपको मैं देना चाहता हूं, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला से आया हूं, इसलिए आपसे फिर से निवेदन करता हूं, मेरी इस बात को सुन लीजिए और जीवन में अमल कर लीजिए। आपको बताना चाहता हूं, आपका जो आने वाला भविष्य है, कि आपको शिक्षित बनना है, अमीर बनना है, जमीन जायदाद वापिस लाना है, आपका आने वाला जो भविष्य है आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। क्योंकि आज से 40 साल बाद आप और हम सियाने बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जवान होंगे। इसलिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाओ, क्योंकि विदेशी लोग, आपको खत्म करने वाले लोग पहला आक्रमण आपके नन्हे मुन्ने बच्चे में कर रहे हैं। ये वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, ये कई छात्रावास के माध्यम से आपके बच्चों के अंदर आदिवासी संस्कृति को खत्म करके विदेशी संस्कृति डाल रहे हैं, ताकि वो आगे चल के ये कह सके कि ये आदिवासी अब जिंदा नहीं रहे, आदिवासी स्वर्गवासी हो गए। इसलिए इनका षड्यंत्र के खिलाफ इस बैतूल जिला ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में जितने भी वनवासी कल्याण आश्रम बने हैं, उन आश्रमों में आवाज उठाओ कि वहां हमारी समाज की सामाजिक शिक्षा उन आश्रमों में होनी चाहिए। अगर हमारे समाज रेंगा कोरकू के बारे में अगर वनवासी कल्याण आश्रम में नहीं पढ़ाया गया, शंकर शाह, रघुनाथ शाह मंडावी के बारे में अगर वनवासी आश्रम में नहीं पढ़ाया गया, तो ये मान चलो आपके बच्चों को एक पिंजरे में बंद गुलाम शेर बनाने की कोशिश कर रही है। और मैं हमारे आने वाली पीढ़ी को खुले आजाद शेर बनाने की बात कर रहा हूं, इसलिए इस बात को आप ध्यान देंगे। अगला बोलना चाहूंगा, दामजीपुरा क्षेत्र में 400 सैनिक बनाना चाहते हैं आरएसएस के लोग। आरएसएस के लोगों से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आरएसएस के लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, आप 400 सैनिक बनाने की जगह 400 कलेक्टर बनाने की जिस दिन बात करोगे, उस दिन मेरी समाज के लिए गर्व का विषय होगा। सैनिक बना के आप दारू गांजा के नशे में उनको झोंक दोगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आरएसएस के लोगों को कि अगर आप कोई आदिवासी की अगर आप भला सोचते हैं तो 400 सैनिक नहीं, 400 कलेक्टर बनाने की बात करिए, 400 एसपी बनाने की बात करिए, अरे 400 तहसीलदार बनाने की बात करिए। और मैं, अगर आप आरएसएस के लोग आदिवासियों को भला चाहते हैं तो आदिवासी को ये बोल के बताइए कि सुनो आदिवासियों, तुम इस देश के मालिक हो और ये आरएसएस बोल रहा है। इस दिन, जिस दिन ये बात बोलोगे उस दिन मेरे को अच्छा लगेगा। जिस दिन आप ये बोलोगे कि आदिवासी के इन बच्चों को हम कलेक्टर के बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाएंगे, उस दिन आरएसएस को मैं सैल्यूट करूंगा। आरएसएस जिस दिन ये बोल देगी कि आदिवासियों की जमीन पे जिन जिन लोगों ने कब्जा करी है उनका 2 दिन के अंदर हम कब्जा हटा देंगे, ये बात आरएसएस बोलेगी तो मैं उसका समर्थन करूंगा। अगर जिस दिन आरएसएस वाले ये बोल देंगे कि आदिवासी की माताएं बहनों का जो दूसरे धर्म के लोग जबरदस्ती उनसे प्रेम विवाह करके फंसा के ले जा रहे हैं, आदिवासी सिर्फ अपने आदिवासी भाई से शादी करेगा और इनकी संस्कृति को हम बचाएंगे, ये बात जब बोलेंगे तब हम आपको समर्थन करेंगे, नहीं तो आपको खदेड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे साथ, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इस आदिवासी समाज का युवा जाग गया है, अरे पढ़ने लगा है, लड़ने लगा है। हमारी पढ़ाई और लड़ाई हम एक साथ संचालित कर रहे हैं, किसी की औकात नहीं कि हमें लड़ने और पढ़ने से रोकने की कोशिश करें, इसलिए आपको ये करना है। साथियों, कोई गैर सरकारी संस्थाएं चल रही कुटीर सेवा में 47 और पैसा कानून यहाँ पर लागू है। मेरा कल एक वीडियो डाला है, आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे देखना। देवरावन भलावी मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक में भी देवरावन भलावी लिखा। उसमें एक गांव में मैं मीटिंग लेने गया, पता है वहाँ क्या हुआ? वहाँ तहसीलदार ने बोला कि सुनो आदिवासी, तुम यहाँ पर कोई स्थान नहीं बना सकते, तुम्हारा धर्म का, तुम्हारा संस्कृति का कुछ नहीं बना सकते, अगर तुमने बनाया तो तुमको मैं ठिकाने लगा दूंगा। ये उनने बोला, किसने बोला? तहसीलदार ने बोला। मैं परसों के दिन आ रहा हूँ, बोले यहाँ से सब उठा कर फेंक देना। तो हमने चैलेंज लिया कि हम इस देश के मालिक हैं और हमें तो मुखार के फेंकने की बात कर रहे हो। और वो क्षेत्र पैसा कानून वाला क्षेत्र था, यहाँ पर पैसा नहीं, यहाँ पैसा नहीं चलता, यहाँ पर पैसा चलता है, पैसा जिसमें स्वशासन का अधिकार मेरे समाज को, इस आदिवासी समाज को मिला है। आपके अनुमति के बगैर ना कोई कलेक्टर आपके क्षेत्र में घुसेगा, आपके अनुमति के बगैर ना कोई एसडीएम ना कोई तहसीलदार नहीं घुस सकता। और सुनो, आपके अनुमति के बगैर ना कोई आरएसएस का कैंप लगेगा, ना कोई वनवासी कल्याण आश्रम वाले घुसेंगे। बस एक बार पैसा कानून का जो अध्यक्ष है एक प्रस्ताव लिख दे कि
साफ प्रस्ताव लिखे कि फलाने गांव की पैसा कानून पंचायत यह प्रस्ताव पास करती है फलाना फलाना तारीख को फलाने फलाने व्यक्ति की उपस्थिति में कि यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला बिना अनुमति के इस गांव के लोगों को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो मैं लिखित में दे रहा हूँ, कोई टीआई आपके गांव में घुसने से भी पहले पैर पड़ेगा और बोलेगा भैया अंदर आ जाए। इतनी पावर पैसा कानून में है। कोई भी नेता आपके गांव में घुसने से पहले आपसे परमिशन लेगा, उसे कहते हैं पेशा कानून। आपके जमीन के मामले और आपके लोग अगर जेल में बैठे होंगे तो उनसे जेल से रिहा करने के लिए और जमीन के मामले घर बैठे सुलझाने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको कोई कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। बस हमारे गांव के जो सियाने बुजुर्ग जो मुकद्दम है, हमारे गांव को मुकद्दम है, पटेल है और ग्राम सभा का अध्यक्ष उनको बिठारो और जमीन के मामला कोर्ट में नहीं, गांव में पैसा पंचायत में सुलझेंगे। पुलिस वाले आपको उठा के नहीं ले जाएंगे, उस मामले को भी आप कहां सुलझाओगे? गांव में। तो कहते हैं राज, कहते हैं विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊंची विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। मतलब ये विधायक और ये सांसद से भी बड़ी पावर आपके हाथ में देखे गए हैं। सरकार आपके हाथ में सरकार ने पावर दी है कि आपका सांसद, ये सुप्रीम कोर्ट, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपका कुछ नहीं करेंगे। आपको अगर अपने बारे में अगर जानना है, पैसा कानून पढ़ो और गांव में बैठ के सभी लोगों के साथ प्रस्ताव बनाओ और मुंह पे मारो और बोलो कि इसको चैलेंज करके बता, हमारी पैसा कानून को झूठा साबित करके बता, उसके बाद हमारे गांव में घुसे, नहीं तो भाग जा। ये आपके हाथ में पावर है मेरे साथियों। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और हर युवाओं को कहना चाहूंगा, हर मातृशक्ति को कहना चाहूंगा, हर नन्हे मुन्ने बच्चों को कहना चाहूंगा कि जितने भी हॉस्टल बने हुए हैं, जो भी जनपद, जिला पंचायत, जो भी नेता यहाँ पर बैठे हैं, आपसे बारंबार निवेदन है, कोई भी छात्रावास हो, हर छात्रावास में आदिवासियों की महापुरुष की फोटो होनी चाहिए। वहां पर भी रेंगा कोरकू और शंकर शाह, रघुनाथ शाह की फोटो होना चाहिए हर हॉस्टलों में, तब जाके आदिवासी क्षेत्र कहलाएगा। ये तो आपके आदिवासियों को वैसे ही खत्म कर देंगे। तो लगाने के लिए तैयार है? आपके अंदर रेंगा कोरकू का खून दौड़ रहा है कि नहीं? दौड़ रहा है। आपके अंदर शंकर शाह, रघुनाथ शाह, मंडावी का खून दौड़ रहा है कि नहीं? अगर आपके अंदर रेंगा कोरकू का खून है, आपके अंदर शंकर शाह, रघुनाथ शाह, मंडावी का खून है, तो दिखा दीजिए अपने पावर और अपने गांव में किसी को भी यूं मत घुसने दो। आपके हॉस्टलों में आपके बच्चों को आपके महापुरुषों के बारे में पढ़ाएं। जिस दिन आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, सरपंच, पटवारी, जनपद, जिला पंचायत, कलेक्टर, अरे जितने नेता, नगरीय अधिकारी तो आपके ही बनेंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। जागो आदिवासियों। और फिर से कहूंगा, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जवाहर, आपने मुझे इतने देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत ही शानदार शब्दों में